नमस्कार। आप देख रहे हैं किताबे बोलती है, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों के सार इस तरह कि आप उन्हें अपने जीवन में उतार सकें। आज की किताब है द प्रैक्टिसिंग माइंड। ये एक अनूठी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि किसी भी कौशल, आदत या लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास क्या भूमिका निभाता है और कैसे मन की सही अवस्था बनाकर हम सीखने या कर्म करने की प्रक्रिया को सरल, सुखद और प्रभावी बना सकते हैं। आइए इस किताब के प्रमुख अध्यायों और संदेशों में डूबकर देखें कि द प्रैक्टिसिंग माइंड में क्या खास है जो हमारी सोच और अभ्यास के तरीके को बदल सकता है। ये सार क्रमानुसार स्ट्रक्चर्ड है ताकि आप किताब की मूल भावना और प्रमुख संदेशों को भली भांति समझ सकें। अंत में हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपना प्रिय अंश बताएं और आगे किस किताब का सार चाहते हैं हमें कमेंट में लिखें। साथ ही चैनल किताबे बोलती हाय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहला भाग, अभ्यास की वास्तविक प्रकृति। एक, आम धारणा और उसके दुष्प्रभाव। जब भी हम कोई नई चीज सीखना, कोई नया कौशल पाना या अपने जीवन में नई आदत स्थापित करना चाहते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान अंतिम परिणाम पर जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पियानो सीखना चाहते हैं तो हम सोचते हैं मुझे फलाना गाना फ्लुएंटली बजाना है, मैं कब तक बजा पाऊंगा। इसी तरह कोई नई भाषा सीखना हो तो हमारा मन तुरंत पूछता है मैं कब तक धारा प्रवाह बोलने लगूंगा। लेखन करना चाहते हैं तो सोचते हैं मेरी किताब कब तक छप जाएगी। इन विचारों में हम पूरा आनंद या ऊर्जा परिणाम में उड़ेल देते हैं। नतीजा यह होता है कि प्रक्रिया यानी अभ्यास का जो आनंद है वह खो जाता है। जब भी हम कोई नई चीज सीखना, कोई नया कौशल पाना या अपने जीवन में नई आदत स्थापित करना चाहते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान अंतिम परिणाम पर जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पियानो सीखना चाहते हैं तो हम सोचते हैं मुझे फलाना गाना फ्लुएंटली बजाना है, मैं कब तक बजा पाऊंगा। इसी तरह कोई नई भाषा सीखना हो तो हमारा मन तुरंत पूछता है मैं कब तक धारा प्रवाह बोलने लगूंगा। लेखन करना चाहते हैं तो सोचते हैं मेरी किताब कब तक छप जाएगी। इन विचारों में हम पूरा आनंद या ऊर्जा परिणाम में उड़ेल देते हैं। नतीजा यह होता है कि प्रक्रिया यानी अभ्यास का जो आनंद है वह खो जाता है। जब हम अभ्यास के प्रति अधीर होते हैं तो उसके दो दुष्प्रभाव होते हैं। पहला, हम जल्दी हिम्मत हार सकते हैं क्योंकि हमें सीखने की यात्रा बहुत लंबी लगने लगती है। दूसरा, जब स्थगित और अधूरी आदतें जमा होने लगती हैं तो हताशा आती है, मैं कुछ नहीं कर पाता, मुझसे नहीं होगा। इस किताब का मूल कथन यही है, अभ्यास को एक निरंतर प्रक्रिया माने जिसमें लक्ष्य भले ही आपके सामने हो लेकिन प्रत्येक क्षण, प्रत्येक रियाज या प्रयोग का महत्व कम न हो। अभ्यास और मन की दशा। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि अभ्यास के दौरान हमारा मस्तिष्क अक्सर दो चरम सीमाओं में झूलता है। एक ओर हम अस्वाभाविक रूप से परिणाम पर केंद्रित हो जाते हैं, दूसरी ओर हम कभी कभी बहुत ज्यादा विवरण में उलझकर प्रगति को बाधित करते हैं। दोनों ही अवस्थाएं अभ्यास में मजा और सहज प्रवाह को रोक देती हैं। सही दशा क्या है कि हम उस पल में पूरी तरह शामिल हों, बिना इस बात की परवाह किए कि अंतिम रेखा कब दिखाई देगी। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि हम लक्ष्यहीन हो जाएं। दृष्टि रखनी होगी मगर उससे परेशान न होकर प्रतिपल सीखने में रहना होगा। प्रैक्टिकल ज़ेन और सहजता। किताब के पहले कुछ अध्यायों में बार बार एक अवधारणा आती है, जैन दर्शन का व्यवहारिक पक्ष। ज़ेन कहता है कि पूर्णता किसी अंतिम परिणाम में नहीं बल्कि हर एक पल में मौजूद है। अगर आप पियानो की कुंजी दबा रहे हैं तो वही पल पूर्ण है। यदि आप कलम चलाकर शब्द लिख रहे हैं तो वही पल पूर्ण है। तत्क्षण में डूब जाना ही सच्चे विकास का आधार है। मतलब आप किसी भी गतिविधि में मन को इतना सहज कर लें कि थोड़ी देर के लिए दुनिया की बाकी चिंताएं मिट जाएं। यही होता है प्रैक्टिसिंग माइंड। यदि आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो यहां अभ्यास भार नहीं बल्कि एक आनंद बन जाता है। दूसरा भाग, परिणाम उन्मुख सोच से मुक्त होना। हर क्षण सीखने की चाबी। इस पुस्तक में लेखक बताता है कि हम क्यों परिणाम उन्मुख हो गए हैं। आधुनिक जीवन शैली हमें सिखाती है कि जल्दी से जल्दी काम निपटाना है, मंजिल तक पहुंच जाना है क्योंकि वक्त कम है। इसके कारण हम अभ्यास का अर्थ समझ ही नहीं पाते। क्योंकि हमें स्कूल, कॉलेज और करियर में तेजी से हासिल करने का सबक मिला है, हम सोचते हैं कि अभ्यास भी कोई रेस है जिसे जल्दी से जीतना है। मगर ऐसा नहीं। अभ्यास एक रचना है, सावधानी से सींचने वाला कार्य है।
यहां हर क्षण हम कुछ नया देखते, समझते और उसमें डूबते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान। इस भाग में लेखक समझाता है कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना गलत नहीं, पर उन्हें अपनी सोच का केंद्र बिंदु बना लेना अभ्यास के रास्ते में बाधक है। पसंदीदा उदाहरण है, यदि आप दौड़ना सीख रहे हैं तो यह ठीक है कि आप 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना चाहते हैं, लेकिन हर रोज की प्रैक्टिस में आप सिर्फ यही ना सोचें कि कब 5 किलोमीटर जल्दी से दौड़ सकूंगा। इसके बजाय आज के रनिंग सेशन में अपने पैर, सांसों और शरीर का तालमेल देखें, अपने शरीर की जरूरत को समझें। यह सब करके आप अनायास ही प्रगति करेंगे और एक दिन आसानी से लंबी दौड़ पूरी कर लेंगे। उस दिन आपको लगेगा कि परिणाम स्वयं ही आ गया, जबकि आपने सारा जोर प्रक्रिया पर रखा था। डिस्कनेक्टेड प्रैक्टिस का दुष्प्रभाव। लेखक इस बात पर भी रोशनी डालता है कि डिस्कनेक्टेड प्रैक्टिस हम में से बहुतों को परेशान करती है। ये तब होता है जब हम अभ्यास के प्रति उदासीन ढंग से पेश आते हैं। जैसे कोई बच्चा पियानो प्रैक्टिस तो करता है, लेकिन पूरी प्रैक्टिस में सोचता रहता है कि कब खत्म होगी, और कैमरा रोल करता है या बस उंगलियों को किसी तरह चला रहा है। ऐसे अभ्यास से क्या होगा? कुछ देर बाद वह ऊब कर छोड़ देगा। सीख उतनी नहीं जो अपेक्षित हो, क्योंकि दिल से अभ्यास ही नहीं हुआ। लेखक समझाता है कि अगर आप अभ्यास में सचमुच डूब जाते हैं, उसमें विचार और भावनाओं की ऊर्जा लगाते हैं, तो अचानक आपको यह लगने लगता है कि आपने जो सीखा वह पक्का हो गया। तीसरा भाग, आत्म जागरूकता और अभ्यास का मेल। अपना अवलोकन कैसे करें? द प्रैक्टिसिंग माइंड में एक शक्तिशाली प्रेरक विचार है कि पुस्तक स्वावलोकन पर बहुत जोर देती है। आपको यह समझना चाहिए कि जब आप कोई गतिविधि कर रहे हैं, तब आपका मन कैसी हालत में नौकरी कर रहा है। क्या वह इधर उधर भटकता है? क्या आप तुलना में पड़े हुए हैं या ईर्ष्या से ग्रस्त हैं? क्या आप जल्दबाजी में हैं? इन कारकों की पहचान करके आप उन्हें शांत कर सकते हैं। उससे अभ्यास में स्थिरता आती है। यह आत्म जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी साथी बनती है। इमोशनल ट्रिगर्स और धीरज। जब पैमाना अभ्यास हो तो कई बार भावनाएं उछाल मारती हैं। मान लीजिए आप पेंटिंग का अभ्यास कर रहे हैं। पेंटिंग 2-3 दिन तक अच्छी नहीं बनती तो मन खिन्न होने लगता है, गुस्सा आता है, कितना समय बर्बाद कर रहा हूं, कुछ हुआ नहीं। यह सब भावनात्मक उबाल है। इस पर किताब सलाह देती है कि आप इन भावनाओं को स्वीकार करें, निमग्न न हो, समझें कि ये भावनाएं क्यों उठ रही हैं। शायद आप बहुत जल्दी परिणाम चाहते थे। अपने धीरज की कमी को समझें, उसे शांत करें और अभ्यास में लौट आएं। अभ्यास के मार्ग पर शांति और स्थिरता भंग होने के संकेतों को पहचानना भी एक कौशल है। यहां लेखक जेन या अन्य ध्यान पद्धतियों से तारतम्य बिठाता है। वह बताता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसे हम सीखना चाहते हैं, तो उसी को ध्यान का रूप दे सकते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड का प्रबल सुझाव है कि अपनी गतिविधि, चाहे वह लिखना हो, कोई वाद्य बजाना हो, खाना बनाना हो, सभी को ध्यान के रूप में देखें। इसका अर्थ है कि उस समय आपके दिमाग में फालतू बातें कम हों। आपकी सारी अतिरिक्त ऊर्जा उसी काम के गुणों और बारीकियों को समझने में लगी हो। ऐसे एकाग्र और शांत अभ्यास में ही वास्तविक मास्टरी का जन्म होता है। चौथा भाग, लक्ष्य और वर्तमान क्षण का तालमेल। लक्ष्य से प्रेरणा लेना, मगर उसमें डूबना नहीं। इस अध्याय पट में पुस्तक बताती है कि लोग सोचते हैं, अगर हम परिणाम के बारे में न सोचें तो आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन यह समझना जरूरी है कि लेखन या व्यायाम में आप एक दिशा जरूर रखेंगे कि मैं इस स्तर तक पहुंचाऊंगा, पर प्रैक्टिस करते समय यहां और अभी में डूबना जरूरी है। मान लें आप पियानो प्रैक्टिस करते हुए केवल इस इंतजार में बैठे हैं कि कब आप दुनिया के सामने शो देंगे, कब आप सुर्खियों में आएंगे। इससे आप अपना हर रियाज उचाट मन से करेंगे। लेकिन यदि आप पियानो पर हाथ रखते समय बस उन्हीं सुरों, कुंजियों और उंगलियों की हरकतों में आनंद लेते हैं, तो आप में लगातार परिष्कार आएगा। लक्ष्य से प्रेरणा लें, पर अभ्यास के समय लक्ष्य को शामियाने के बाहर छोड़कर अंदर आइए। द प्रैक्टिसिंग माइंड मुख्य रूप से यह संदेश देता है कि माइंडफुलनेस कोई कठिन योग साधना नहीं, बल्कि अपने काम में रमे रहने का सहज तरीका है। ऑटो पायलट मोड में न रहना। व्यक्ति रोजमर्रा के छोटे कामों को भी सचेत अंदाज में कर सकता है। मसलन बर्तन धोना, सफाई करना, लिखावट सुधारना, खाना पकाना।
इन सब में ध्यान की गुणवत्ता लाई जा सकती है। इससे प्रत्येक क्रिया में आपको सतर्कता और आनंद मिलेगा। अभ्यास महज दोहराना नहीं, बल्कि हर बार नई खोज यात्रा बनेगा। दूसरी तरफ अगर आप माइंडलेस होकर करते रहते हैं तो अभ्यास उबाऊ लगेगा, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कई बार अभ्यास के बीच हमारा ध्यान भटक जाता है। हमें गुस्सा आ जाता है, अरे मैं तो ध्यान बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, फिर विचलित हो गया। लेखक बताता है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, यह स्वाभाविक है। आपकी जागरूकता का स्तर बढ़ा है, तभी आपको पता चला कि ध्यान भटक गया। अब आप फिर से खुद को उसी काम में लगा लें। इस दोहराव से आपका ध्यान बनाए रखने का मांसपेशी तंत्र मजबूत होता जाता है। ठीक उसी तरह जैसे जिम में हम बार बार वजन उठाते हैं। न तो मन को पत्थर बना देना है, न ही भटकन से घबराना है। यह अभ्यास है, ऊपर नीचे होता है, इसी के बीच स्थिरता आती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड बहुत बल देता है कि परिपूर्णता की अवधारणा अवास्तविक है। कई लोग सोचते हैं मैं जब परफेक्ट हो जाऊंगा तब दिखाऊंगा या रिहर्सल बंद करूंगा। यह असंभव वादा है, क्योंकि इंसानी जीवन में सीखने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। किसी स्तर पर भी पहुंचे हों, कोई ऊंची मंजिल आगे होती है। इसीलिए परिपूर्णता की जगह क्रमिक विकास को महत्व दें। रोज देखें कि मैंने कल से कितना आगे कदम बढ़ाया, चाहे 1% का सुधार ही सही, वह भी लाभदायी है। इसे पहचानिए और प्रोत्साहन लीजिए। यह मानसिक रवैया लंबे सफर के लिए ऊर्जा देता है। अभ्यास में निरंतरता बनाए रखने के लिए लेखक सलाह देता है, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े और हर हिस्से पर अपना पूरा ध्यान दें। एक उदाहरण लें, मान लीजिए आप शास्त्रीय गायन सीखना चाहते हैं। किसी मुश्किल रागों को एक साथ घोलकर पीने के बजाय आप सबसे पहले अलंकारों को सही सुर में लगाना शुरू करें। उसे 3 दिन तक निरंतर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। जब वह सेट हो जाए तब आगे बढ़ें। इस तरह आप छोटी जीतों का जश्न भी मना पाएंगे। छोटी जीतें हमारे मन को ईंधन देती हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूं। फिर हम आगे चलकर बड़े लक्ष्य को भी पहुंचने योग्य मानते हैं। पुस्तक अवधि के प्रबंधन पर भी रोशनी डालती है। अक्सर हम सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं, जल्दी सीखना है। इस खींचतान में हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड के हिसाब से यह समय से लड़ना है। इसके उलट समय को दोस्त बनाइए। जान लीजिए कि किसी भी चीज में महारत हासिल करने में समय लगेगा। यदि आप हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान पूर्वक करते हैं, तो समय आपका साथ देने लगेगा। प्रकृति की लय की तरह आप भी आगे बढ़ेंगे। जैसे एक पौधा अंकुरित होता है, बढ़ता है और एक दिन फल देता है, वैसे ही सीखने की प्रक्रिया नन्हे नन्हे सुधारों की श्रृंखला है। कई बार अभ्यास की यात्रा में ऊब, निराशा या प्रमाद आ जाते हैं। ऊर्जा त्याग देती है, लगता है कोई फायदा नहीं हो रहा, मैंने सैकड़ों बार दोहराया फिर भी गड़बड़ी रह गई। लेखक बताता है ये सब संकेत हैं कि आप मन में परिणाम के प्रति आसक्त हैं। आप फौरन पूर्ण निष्पत्ति चाह रहे हैं। ये समझ लीजिए कि कोई भी नई कौशल बैंक बैलेंस की तरह बढ़ती है। हर छोटा अभ्यास उसके खाते में जमा हो जाता है और आकस्मिक बड़ा फायदा एक दिन दिख जाता है। अगर हमें यह मान्यता होगी तो हम बीच में जल्दी नहीं करेंगे। निराश होने लगे तो स्वावलोकन करें, मैं क्यों हताश हूं, क्या मैं जल्दी फल चाह रहा हूं। अभ्यास के बीच आत्मसंदेह भी एक आम दुश्मन है। मन कहता है तुम में वह बात नहीं, लोग इतनी सरलता से कर लेते हैं, तुम नाकाम ही रहोगे। मानव मन नकारात्मकता पैदा कर देता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड सलाह देता है कि इन विचारों को चुनौती दें, उनसे बहस में मत उलझें। बस पहचानिए यह विचार मेरे विकास में बाधक है, मैंने इतना प्रयास किया है, मेरी प्रगति भले छोटी हो लेकिन हो रही है। फिर अभ्यास में लौट आइए। निरंतरता ही आत्मसंदेह का इलाज है, क्योंकि जब आपका मस्तिष्क देखेगा कि आप छोटे छोटे सुधार कर रहे हैं, वह भी आपकी क्षमता पहचानने लगेगा। किसी भी लंबी अभ्यास यात्रा में लगातार करते रहना भी अति न बन जाए। कभी कभी मानसिक थकान, शारीरिक उबावट भी होने लगती है। पुस्तक सुझाती है कि सकारात्मक विराम लीजिए, थोड़ा टहल आएं, संगीत सुन लें, ध्यान या विश्राम करें। मुख्य बात है कि इस ब्रेक को आलस्य में बदलने मत दें। यह एक रीसेट की तरह काम करे, जिससे आप वापस नए जोश के साथ प्रैक्टिस में उतर सकें। यह संतुलन जरूरी है। बहुत ज्यादा अभ्यास भी वांछित परिणाम नहीं देता, क्योंकि आपकी एकाग्रता कम हो जाती है, शरीर थक जाता है। थोड़े थोड़े अंतराल में विराम लेना एक स्वस्थ मानसिकता को बनाए रखता है। किताब में फ्लो स्टेट को भी समझाया गया है।
जब आप किसी काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता, बाहरी दुनिया भी अप्रासंगिक लगती है, बस आप और वह कार्य रह जाते हैं। इसे फ्लो कहते हैं। यह अवस्था अद्भुत है क्योंकि इस दौरान आप स्वाभाविक रूप से नई ऊंचाइयां छूते हैं, रचनात्मकता चरम पर रहती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड बताती है कि फ्लो स्टेट की कुंजी है निरंतर ध्यान व अभ्यास। आप अपने कौशल के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां दिमाग बहुत आसानी से गहराई में रमता है, मगर यह तभी संभव है जब आप लगातार सचेत प्रयास करते रहे हों। जब किसी कौशल में आप बहुत दिनों से लगे हों, तब कुछ हिस्से स्वचालित बनने लगते हैं। मसलन एक पियानो वादक की उंगलियां कई धुनों पर मैकेनिकल मेमोरी बना लेती हैं। यह फायदेमंद है, इससे रफ्तार आती है। लेकिन लेखक चेतावनी देता है कि यदि आप जरूरत से ज्यादा स्वचालित हो गए तो आप केवल यंत्रवत करेंगे, गहराई में नहीं उतरेंगे। सीखने का उत्साह कम हो सकता है। बेहतर है कि आप अभ्यास के हिस्से भर में स्वचालितता रखें, मगर हर बार जागरूक रहें कि कहां आप सुधार ला सकते हैं, कहां रचनात्मकता जोड़नी है। यह संतुलन आपको अक्सर नए आयाम देता रहता है। किताब याद दिलाती है कि अभ्यास केवल किसी कला, खेल या संगीत में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के हर कौशल में है। हम जब संवाद करते हैं, हमारे शब्द चयन में भी अभ्यास की जरूरत है। एक रसोइया जब नई विधि आजमाता है, वह भी अभ्यास को अपनाता है। हमारे हर कर्म में प्रैक्टिस है, भले ही उसे औपचारिक रूप से प्रशिक्षण न कहें। तो द प्रैक्टिसिंग माइंड का संदेश व्यापक है। बस हर काम में जागरूकता व कौशल संवर्धन दृष्टि रखिए और हर बार खुद से पूछिए, इसमें मैं क्या नया जोड़ सकता हूं, कैसे बेहतर कर सकता हूं। यही प्रवृत्ति आपको गतिशील बने रखती है। दैनिक ध्यान की भूमिका। लेखक सलाह देता है कि भले ही आप किस कौशल में अभ्यास कर रहे हों, यदि आप प्रतिदिन कुछ मिनट सिर्फ ध्यान कर सकें तो आपका मन अभ्यास के दौरान कम भटकेगा। ध्यान अनक्लटर्ड स्टेट है, जहां आप अपने विचारों के प्रवाह को बस देखते हैं, उन पर रिएक्ट नहीं करते। रोज थोड़ा सा भी ध्यान आपके अभ्यास को गहरा करता है। यह कोई डांग ध्यान नहीं, कोई भी सरल विधि हो सकती है। सांसों पर ध्यान, मोमबत्ती की लौ देखना, धीमी चाल में टहलना या विनम्र सी प्रार्थना। मूल सार यह है कि मन की गतिविधियों को भीतर से देखना और शांत होना। द प्रैक्टिसिंग माइंड में अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं है कि आप स्वयं को कोड़े मारकर अभ्यास कराएं। अनुशासन यहां है हर दिन निर्धारित समय देना, सजग रहना, अभ्यास छोड़कर भागने के बहाने न ढूंढना, अपनी प्राथमिकताओं में इस अभ्यास को अहमियत देना। यह सिर्फ समय की पाबंदी ही नहीं, मन की तैयारी भी है कि मैं हर रोज थोड़ा सा काम करूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इस अनुशासन से धीरे धीरे आपको स्वतंत्रता ही मिलती है। स्वतंत्रता, क्योंकि आप अपनी कला या कौशल में मास्टरी की राह पर बढ़ रहे हैं। असल मायने में अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि रिलीज है, आपको जीवन भर की लज्जा व अनिश्चितता से मुक्त करने वाला साधन। कई लोगों की समस्या यह होती है कि वे अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं नई चीज में हाथ ना आजमाऊं तो असफल हो जाऊंगा। इस डर से वे अभ्यास शुरू ही नहीं कर पाते। द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि आरामदेह जोन से बाहर कदम रखने के लिए शुरुआती भय स्वाभाविक है, मगर एक बार आप आगे आएं तो पाएंगे कि इस कथित डर के आगे एक पूरी नई दुनिया है। हां, शुरू में रूबरू समस्याएं आएंगी, मगर अभ्यास के तो यही मायने हैं, अपने सामर्थ्य का विस्तार। अगर आप अपने ही छोटे दायरे में बंद रहे तो विकास कैसे करेंगे? इसलिए गहरी सांस लेकर धीरे धीरे खुद को चुनौती दें। यह किसी संग्राम की तरह नहीं, सहज अभ्यास की तरह लें। इस मानसिकता से डर का आवरण टूटता है। लेखक एक बहुत सरल दृष्टांत देता है। छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं, वे बार बार गिरते हैं, उठते हैं, वापस कोशिश करते हैं। उनमें जल्दी लक्ष्य पाने का भान नहीं होता, बस वे निरंतर प्रयास करते हैं। शायद ही वे सोचते हो कि मैं कितने दिन में दौड़ने लगूंगा। बच्चों का दिमाग अभी ईगो, डर या सामाजिक दबाव से मुक्त रहता है। नतीजा, वे बिना शंका, बिना हीन भाव के प्रयास करते रहते हैं और सीख भी लेते हैं।
वयस्कों में इतना आत्म अन्वेषण और लचीलापन नहीं रहता। इसलिए लेखक संदेश देता है कि हमने सहजता भूलकर सीखना कठिन बना दिया है। अगर हमारी सोच भी बच्चे जैसी मासूम हो कि मैं बस आज यह करने की कोशिश करता रहूंगा, तो प्रक्रिया स्वाभाविक हो जाएगी। दी प्रैक्टिसिंग माइंड के दृष्टिकोण से कोई भी सीखना मात्र इंद्रियों का या हाथ पैरों का काम नहीं, सबसे मूलभूत काम है मानसिक लचीलापन विकसित करना। यदि आप गिटार सीख रहे हैं, शुरू में उंगलियां दर्द करेंगी, तालमेल बनेगा नहीं। मानसिक लचीलेपन के बिना आप कहेंगे ये मेरे बस का नहीं और छोड़ देंगे। मगर जो इस अनुकूलन को गले लगाता है वही आगे बढ़ता जाता है। परिस्थिति कोई भी हो, मैं इसको समझकर थोड़ा थोड़ा बदलकर सीखूंगा का रवैया ही हमारी मानसिक लचीलापन है। लेखक याद दिलाता है कि अभ्यास सिर्फ एक कौशल नहीं दे रहा, आपको मानसिक स्तर पर भी विकसित कर रहा है। पुस्तक के इस भाग में एक शब्द है, एंड गेनिंग। इसका मतलब है इंसान अपने लक्ष्य को इतनी गंभीरता से पकड़ लेता है कि प्रक्रिया में लापरवाही बरतने लगता है। मान लीजिए आप एक काश्तकारी लकड़ी का काम सीख रहे हैं। अगर आपकी सोच सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द कुर्सी तैयार कर लूं, लोग देखेंगे, वाह वाह होगी, तो आप बीच के बारीक टूल्स, सैंडिंग, सावधानी का ध्यान नहीं रखेंगे। जल्दबाजी में बनी कुर्सी या तो असुंदर होगी या कमजोर। लेखक सुझाता है कि अभ्यास के वक्त रिजल्ट की चिंता छोड़ दें, धीरे धीरे अपनी क्राफ्ट्समैनशिप में डूबें। थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि फाइनल आउटकम खुद सुंदर बन इमर्जेस होगा। एंड गेनिंग अभ्यासी को आलसी बना देता है, क्योंकि वह सोचना बंद कर देता है कि हर कदम में परफेक्शन कैसे आए। जब आप द प्रैक्टिसिंग माइंड की सलाह मानकर निरंतर अभ्यास में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी कला में रिफाइन होती है। फिर आपकी प्रशंसा होने लगती है या आपको अनुभव बढ़ता है। लेखक कहता है कि वहां रुककर आप सिर्फ उस्ताद होकर ना बैठ जाएं। खुद को हमेशा सीखने वाला समझिए। जो अपने को पूर्ण जानकर बैठ जाता है, वह प्रगति बंद कर देता है। अभ्यास एक चलायमान नदी की तरह है, बहता रहे तभी ताजगी रहती है। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना भी आपके अभ्यास को गहरा करता है, क्योंकि सिखाने में आप अपनी समझ को स्ट्रक्चरिंग करते हैं। अतः मैं भी सीख रहा हूं वाला विनम्र रवैया रखकर अपने ज्ञान को अपडेट करते रहिए। लेखक पूरी सामर्थ्य के साथ कहता है कि दिन में अनगिनत मौके हैं जब हम अभ्यास धर्मी मन को जागृत रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह बिस्तर से उठते ही चुपचाप 2 मिनट बैठें, सोचा करें आज मैं किस एक चीज में प्रैक्टिस करना चाहता हूं। दोपहर को खाना खा रहे हैं तो उसमें भी स्वाद, बनावट, खाना परोसने के तरीके की शुक्रगुजारी कीजिए, यानी मन वहां एकाग्र हो। रात को सोने से पहले दिन भर के अपनी प्रैक्टिस अनुभव लिखें, कहां भटके, कहां अच्छा किया। यह कोई बोझिल कार्य नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म अभ्यास है जो आपकी विचार शक्ति को सतर्कता देता है। इस छोटी दिनचर्या से प्रैक्टिस माइंड की आदत बन जाती है। अनुशासन की चर्चा हम कर ही चुके हैं। किताब बताती है कि अभ्यास को निरंतर बनाए रखने के लिए आत्म अनुशासन बेहद आवश्यक है, पर यह हमें वैरागी संत जैसा भी नहीं बनाता, बल्कि व्यावहारिक रूप से जीवन में जोश भर देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दिन के निर्धारित समय में हम अपने लक्ष्य या कौशल के लिए काम करने ही वाले हैं। कोई बाहरी फोर्स हमारी दिनचर्या को तितर बितर नहीं कर सकता। जब यह अनुशासन महीनों चलता है तो आपका आत्म विकास होता है। एक स्थिरता आती है, मन उचाट नहीं होता, बाहरी चीजों से विचलित नहीं होता। यह शायद द प्रैक्टिसिंग माइंड का सबसे गहरा उपहार है। लेखक इस ओर भी ध्यान खींचता है कि हमारी व्यक्तिगत प्रैक्टिस ही नहीं, रिश्तों में भी प्रैक्टिसिंग माइंड की जरूरत है। किसी साथी, दोस्त या सहकर्मी से संवाद में क्या हम वास्तव में सुनते हैं या बीच में ही परिणाम बनाकर रख देते हैं? यदि हम सचेत व सहज रहकर दूसरे की बात सुने, तो हमारा उत्तर भी सौम्य व यथार्थपूर्ण होगा।
इस तरह आप ध्यानपूर्वक बातचीत करें, वाकई अपने मन को उस व्यक्ति और बातों में साधें, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर रिश्तों में गुणात्मक सुधार होता है। हम कम बहसों और गलतफहमियों का सामना करेंगे, क्योंकि ध्यान भटकने के बजाय हर पल संवाद को गहराई से समझेंगे। द प्रैक्टिसिंग माइंड साधारण बात के रूप में कहती है कि कार्यालय में भी यह दृष्टिकोण बहुत कुछ बदल सकता है। मान लें आप किसी प्रोजेक्ट पर लगे, टीम मीटिंग में सभी लोग जल्दी जल्दी अपने विचार थोपना चाहते हैं। यदि आप अभ्यास धर्मी मन से भाग लें, तो आप शांत रहकर सबकी बात सुनेंगे, रेलेवेंट इनपुट देंगे और प्रक्रिया का आनंद लेंगे। आप जरूरत से ज्यादा परिणाम के मोह में उलझकर भागम भाग नहीं करेंगे। इससे हो सकता है आपकी गुणवत्ता और योगदान बढ़ जाए, तनाव कम हो। चाहे बॉस हो, सहकर्मी या क्लाइंट, अगर आप सधे हुए और सतर्क हों तो आप बेहतर फैसले लेंगे। यह प्रैक्टिसिंग माइंड की व्यावहारिक उपादेयता है। रचनात्मकता की उन्नति के लिए माइंडफुलनेस और प्रैक्टिस का महत्व समझें। लेखक कई जगह उदाहरण देता है कि कलाकारों, लेखकों या संगीतकारों को बार बार बंधन लगता है, मुझसे ठीक नहीं होगा, मैंने अब तक कमाल नहीं किया, कब करूंगा। मगर जिस पल वे समझते हैं कि सिर्फ गीत बनाने की प्रक्रिया का आनंद लो, उसी पल रचनात्मकता फूट पड़ती है। परिणाम पर नजर टिकाकर हम अक्सर डर और निराशा को जन्म देते हैं। रचनात्मक लोग अगर खुद को प्रक्रिया में बहने दें, तो नई कलाएं प्रस्फुटित होती हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड इसे पुष्टि देता है कि सच्ची रचना प्रक्रिया उसी मन से आती है जो पल पल अपने काम में मग्न हो, भविष्य की चिंता से मुक्त हो। 12वां भाग, पुरस्कार और आलोचना, पुरस्कृत होने की चाह। किताब बताती है कि अभ्यास के संबंध में दोहरी चुनौती है। एक ओर परिणाम की आसक्ति, दूसरी ओर दूसरों से मिली सराहना या पुरस्कार की अपेक्षा। हमें लगता है कि किसी प्रतियोगिता में जीत, किसी श्रोता से मिली तारीफ ही हमारा असल कद तय करेगी। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड याद दिलाती है कि आपकी वृद्धि का केंद्र आपकी अपनी यात्रा है, कोई बाहरी मेडल नहीं। हाँ, पुरस्कार या तारीफ प्रेरणा हो सकती है, पर उसे एकमेव ध्येय न बनाएं। ठहर कर पूछिए, अगर मुझे कोई ताली न भी मिले तो भी क्या मैं अपना अभ्यास जारी रखूंगा? इसी सवाल का जवाब बताएगा कि आप सच्ची लगन रखते हैं या बस वाहवाही के लिए प्रयास कर रहे हैं। आलोचना से डरना। उधर कुछ लोग आलसी हो जाते हैं या मार्ग से हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं किसी गुरु या दर्शक ने आलोचना कर दी तो मेरा मनोबल टूट जाएगा। यह सोच भी अभ्यास के विरुद्ध है। असल में यदि आप अभ्यास धर्मी मन में हैं, तो आप आलोचना को सुधार के साधन की तरह देखेंगे। सचेत रहकर समझेंगे कि क्या प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है, इससे मैं कैसे बेहतर बन सकता हूं। अगर आलोचना बेबुनियाद है तो उसे शांति से अनदेखा कर देंगे। यही मानसिकता हमें अवांछित भय से बचाती है। 13वां भाग, मन पर काबू और मार्गदर्शन, स्टेडी माइंड स्टेडी प्रोग्रेस। लेखक इस मुख्य सूत्र का बार बार उच्चारण करता है। स्थिर मन इक्वल साइंस, स्थिर प्रगति। आपकी यात्रा में उतार चढ़ाव आएंगे, परिणाम कभी संतोषजनक कभी असंतोषजनक दिखेगा। अगर मन स्थिर है तो नाकामी में भी आप घबराते नहीं, सफलता में भी अहंकारी नहीं बनते। हर मोड़ पर आप अपने प्रैक्टिस को बदस्तूर जारी रखते हैं। यह स्थिरता ही अनवरत वृद्धि लाती है। जब हम अभ्यास में समर्पित रूप से डटे रहते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें लुढ़काकर बाहर नहीं फेंक सकती। आंतरिक गुरु की भूमिका। किताब एक दिलचस्प बात कहती है कि अंत में आप खुद ही अपने शिक्षक हैं। कोई बाहरी कोच हो सकता है, मगर असली फैसला तो आपको दैनिक चारदीवारी में ही लेना होता है कि आज मैं कितनी लगन से प्रैक्टिस करूंगा। इसी को आंतरिक गुरु कह सकते हैं। आंतरिक गुरु निष्पक्ष होता है। अगर आप सचमुच मन लगाकर अभ्यास करेंगे तो वह आपको आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल देगा। यदि आप बहाने बनाकर छल कर रहे हैं तो उसे पता चलेगा। इसलिए इस प्रेरक सिद्धांत से समझें, प्रेरणा भी भीतर है, कठोर परिश्रम का निर्णय भी भीतर से आना चाहिए। एक बार यह जागरण हुआ तो अभ्यास आपका स्वभाव बन जाएगा। स्वयं की सफलता और कुंजी। जैसा कि लेखक ने कई जगह उल्लेख किया है, तनाव मुक्त अभ्यास ही वास्तविक सफलता का कारण बनता है। यह शब्द प्रैक्टिसिंग माइंड का सार है।
प्रक्रिया के प्रति प्रेम, निरंतर सीख और दृढ़चित्त एकाग्रता। सफलता जो दुनिया के मानकों से भी बड़ी होगी, वह अपने आप आएगी। आपके कौशल या गुणों में ऐसा स्तर आ जाएगा कि लोग पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया? लेकिन आपको पता होगा, मैंने बस धीरे धीरे प्रैक्टिस की, आनंद लिया, किसी नतीजे का दबाव नहीं डाला। यह रहस्य साधारण सा दिखता है, लेकिन अमल में कम लोग ला पाते हैं। लेखक सुझाता है कि कभी कभी कोई बड़ा काम शुरू करने में डर लगे तो 5 मिनट का नियम अपनाओ। कहो कि मैं सिर्फ 5 मिनट लगा देता हूं, देखता हूं कैसा लगता है। शुरू करने के बाद अक्सर आप बह जाने लगते हैं, सिलसिला चल निकलता है। यह अचेत डर का तोड़ है। हम बड़े लक्ष्य या लंबी अवधि से डर जाते हैं। इससे बचने के लिए छोटी अवधि तय कर लें, वह आसान लगेगी। कई बार प्रैक्टिस में हमें अपनी प्रगति दिखती नहीं, जबकि हम भीतर से आगे बढ़ रहे होते हैं। लेखक बताता है कि एक छोटा सा प्रैक्टिस जर्नल रखें। रोज शाम को 2-3 बिंदु लिखें। आज कितना समय अभ्यास दिया, क्या नया सीखा, कहां मुश्किल आई, कैसी भावनाएं आई। कुछ हफ्तों बाद पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे, अरे मैंने तो इतने चरण पार कर लिए। इस साक्ष्य से प्रेरणा बनी रहती है, साथ ही अपनी गलतियों का भी अंदाजा लगता है। यह अभ्यास की एक बेहतरीन तकनीक है। क्रमिक चुनौती बढ़ाना। अगर कोई कौशल अपने शुरुआती दौर में है तो रोज 15 से 20 मिनट काफी हो सकते हैं। मगर आगे चलकर जब आपका स्तर ऊपर उठे तो उसी अनुपात में चुनौती बढ़ाएं। किताब कहती है, आराम के साथ मत रहो, थोड़ा सा और मुश्किल पत्थर फोड़ो। यह प्रगति का नियम है। द प्रैक्टिसिंग माइंड याद दिलाती है कि सिर्फ प्रेरणा के भरोसे मत रहो। कभी कोई वीडियो देखकर या किसी को लाइव देखकर हम प्रेरित हो जाते हैं, मैं भी गिटार सीखूंगा या मैं भी भाग मैराथन में लूंगा। यह प्रेरणा कुछ दिनों तक जोश में रखती है, पर फिर फीकी पड़ती है। उस वक्त असली सहारा है अभ्यासशील मानसिकता और अनुशासन। आप जोश में न सही, मगर अपने बनाए नियमों के तहत रोज का अभ्यास जरूर करें। धीरे धीरे प्रेरणा अंदर से पैदा होने लगेगी। इस तरह आप बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहेंगे। आपकी स्वप्रेरणा ही आपकी यात्रा का इंजन बनेगी। प्रेरक लोग और सहयोगी समूह। फिर भी लेखक कहता है कि अच्छे मित्रों या सहयोगियों का समूह रखना फायदेमंद होता है। अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो ऐसे लोगों से जुड़ें जो भी संगीत में रुचि रखते हैं। वे भी अभ्यास करते हैं। आपस में सीखेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। कभी सामने वाले की प्रगति देखकर प्रेरणा मिलेगी, कभी उनसे आइडिया लेंगे। ये सामुदायिक भावना अभ्यास में नया आयाम जोड़ देती है। लेकिन शर्त है, वहां ईर्ष्या या तुलना से बचें। बस एक दूसरे की रफ्तार और चुनौतियों को समझें, सहयोग करें। इस सहयोग में भी प्रक्रिया पर जोर दें, न कि प्रतिस्पर्धा पर। खुद को पुरस्कृत करना। किताब सलाह देती है कि जब भी आप कुछ लक्ष्य का अंश पूरा करें, खुद को कोई छोटा सा इनाम दें। यह इनाम कोई भौतिक वस्तु हो सकती है या बस सरल ठहराव। मैं अब आधे घंटे टहलने जाऊंगा। ये छोटे रिवॉर्ड आपको विकास के सफर में साधते हैं। किताब का एक सुविचारपूर्ण पक्ष यह है, आपका वास्तविक मूल्य आपके परिणामों से स्वतंत्र है। अभ्यास करते समय अगर हम स्वयं को अपनी परफॉर्मेंस से जोड़ लेते हैं तो असफलता पर आत्मसम्मान भी डगमगाने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अस्तित्व, पराग्रही अनुभव, अतीत, स्मृतियां, सब कुछ बहुत विशाल हैं। कोई एक प्रदर्शन अच्छा या बुरा हो जाए, यह आपकी संपूर्णता को परिभाषित नहीं कर सकता। जब हम यह समझ लेते हैं तो अभ्यास में निर्भीक होकर प्रयोग कर सकते हैं। नाकामी पर भी उदास होने के बजाय सीख लेते हैं। यह आत्ममूल्य हमें मानसिक शांति देता है। संतुलन, आराम और कोशिश। लेखक बार बार सहेजता है कि जरूरत से ज्यादा कसरत या अभ्यास भी शरीर मन पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। किसी भी गहन अभ्यास की लय ऐसी हो कि शरीर और मन को आवश्यक आराम भी मिले। जब आप पूरे उत्साह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद वाजिब विश्राम या दूसरी रचनात्मक गतिविधियों में मन लगाइए। इससे आप अभ्यास की भरपाई मानसिक रूप से भी कर पाते हैं। बहुत से लोग अति उत्साह में शरीर को झोंक देते हैं और फिर चोट या क्लांत अवस्था में अभ्यास छोड़ना पड़ता है। बेहतर है कि बेहतरीन स्तर तक जाए, मगर भौतिक व मानसिक संकेतों को नजरअंदाज न करें। द प्रैक्टिसिंग माइंड ने एक व्यापक निष्कर्ष निकाला है कि सच्चा अभ्यासकर्ता दीर्घकालिक परिणामों पर भरोसा करता है।
चंद रोज में सीखने की ख्वाहिश ज्यादातर निराशा ही लाती है। मिसाल के तौर पर यदि कोई 6 महीने में शतरंज का ग्रैंड मास्टर बनना चाहता है, यह अवास्तविक इच्छा है। उसके अंदर धीरज ना होगा तो वह महीने 2 महीने बाद हार मान लेगा। लेकिन जो आदमी सोचता है मैं हर दिन थोड़ा सा खेल और अध्ययन करूंगा, कुछ सालों में मैं चप्पल खिलाड़ी हो जाऊंगा, वह धीरज पूर्वक चलता है और एक दिन जरूर उच्च स्तर छूता है। दीर्घकालिक रवैये में सटीकता, धैर्य और संयम का संगम होता है। अभ्यास केवल आज की हड़बड़ी नहीं, बल्कि महीनों सालों का जीवन क्रम है। 17वां भाग, सार और संदेश। अपने मन की अवस्थाएं, विचारों, भावनाओं को भली भांति ऑब्जर्व करें। जब विचलन हो तो वापस प्रैक्टिस पर लौट आएं। छोटी जीतों पर खुश हों, बड़ी मंजिल की सोचकर डरे नहीं। इसी से प्रैक्टिसिंग माइंड का विकास होता है। जीवन की समग्र कला अर्थ है वर्तमान पर मधुर ध्यान, प्रत्येक क्रिया को उचित प्राथमिकता और गहराई के साथ करना, सीखना, संशोधन करना और नित्य स्वस्थ मानसिकता के साथ आगे बढ़ना। यह जीवन को सार्थक और सहज बना देता है। आप अधूरेपन की पीड़ा से परेशान नहीं होते, बल्कि उस अधूरेपन को अवसर की तरह देखते हैं। लेखक पूरे परिप्रेक्ष्य में समझाता है कि इस पूरी विचारधारा का आशय आपको बांधना नहीं, बल्कि स्वतंत्र करना है। जब हम हर पल का सच्चा अनुभव लेते हैं, लक्ष्य या परिणाम से अत्यधिक विचलित नहीं होते, तो हम अंदर से आजाद महसूस करते हैं। हम अपनी रफ्तार, अपनी क्रियाशीलता और हुनर से प्रेम करने लगते हैं। यह आजादी ही हमारे व्यक्तित्व का शिखर है। द प्रैक्टिसिंग माइंड वास्तव में हमें हमारे भीतर मौजूद गुरु से, उस शांत संयमित साधक से मिलाती है। वही हमारी अक्षय ऊर्जा बनती है। अब आपने जाना द प्रैक्टिसिंग माइंड का सार, जिसे हमने विस्तार से आपके साथ साझा किया। किताब बताती है कि जहां ज्यादातर लोग परिणाम उन्मुख रहकर हड़बड़ी या निराशा का शिकार हो जाते हैं, वहीं यदि हम अभ्यास यानी प्रक्रिया को ही ऊर्जा का स्रोत बना लें, तो सीखना सरल, रोचक और लगातार आगे बढ़ाने वाला हो जाता है। हम हर पल को गहराई से जीकर निरंतर सुधार ला सकते हैं। इसी अभ्यास धर्मी मन से लंबी यात्रा भी आसान जान पड़ती है। बताइए, इस किताब का कौन सा हिस्सा आपके मन पर सबसे गहरी छाप छोड़ गया? आप कौन सा विचार सबसे ज्यादा अपनाना चाहेंगे? कमेंट में अपनी सोच जरूर साझा करें। और हां, आगे किस किताब का सार सुनना चाहते हैं, हमें बताने में न हिचकें। इस चैनल किताबें बोलती है को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरक पुस्तकों का प्रसाद लाते रहे। याद रखिए, प्रैक्टिस की सुंदरता जीवन के हर मोड़ पर चमकती है। बस उसे पहचानने के लिए एक सजग मन चाहिए। धन्यवाद और शुभकामनाएं।